आज मैं क्लास 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले यहाँ पे दो टाइप्स ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा वाला जो है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक में क्या डिफरेंस है या फिर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत क्यों पढ़ा जाता है, ये सब भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड आप जान ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि किसी चार्ज के वजह से उसके चारों ओर उत्पन्न हुआ जो क्षेत्र है, उसके प्रभाव की वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, लेकिन वो कैसा फील्ड होगा उसके बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स का ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम चार्जेज के साथ डील करते हैं। ठीक, चार्ज मीन्स आवेश, आवेश के प्रॉपर्टीज के साथ डील किया जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन रख दिया जाता है कि जो हमारे आवेश हो वो रेस्ट पोजीशन पे होने चाहिए, वो मूव नहीं करने चाहिए। और उसका जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसमें ये भी एक फिजिक्स का ही फील्ड है जिसमें चार्ज के प्रॉपर्टी के साथ ही डील किया जाता है, यानी चार्ज के प्रॉपर्टी को ही बताया जाता है, उसी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन इसमें जो आपका चार्ज होता है वो मोशन में होता है, वो मूव करता रहता है, वो एक जगह रुकता नहीं है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इसमें जो चार्जेज हैं वो रेस्ट में होने चाहिए, जो हमारे आवेश हैं वो रेस्ट में होने चाहिए, यानी कि विरामावस्था में होने चाहिए, वो एक ही जगह पे फिक्स होने चाहिए, उनकी पोजीशन जो है वो हर टाइम पे वहीं पे होनी चाहिए, वो वहाँ से मूव नहीं करने चाहिए। अगर वही चार्ज हमारा मोशन में आ गया, ठीक, अगर वही चार्ज मूव करने लगा तो उस समय क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहाँ पे उत्पन्न हुई रहेगी, विद्युत से जो उत्पन्न हुई रहेगी, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगी। यानी कि जब तक हमारा आवेश विरामावस्था में है तब तक उसके प्रभाव की वजह से चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आएंगे। और जैसे ही चार्ज हमारा मूव करने लगा, मोशन में आ गया, गति करने लगा, उस समय हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज की वजह से उत्पन्न हुआ रहेगा, वो हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत आएगा। अब हम चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज क्या होता है। जैसे चार्ज यहाँ पे बनाया गया है, इस पर दो कंडीशन दे दी गई हैं, एक में जो चार्ज है वो रेस्ट में है, दूसरे में मोशन में है। तो चार्ज है क्या? चार्ज को बता तो दे रहे हैं कि विरामावस्था में है या फिर गति की अवस्था में है। तो चार्ज क्या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है के बारे में हम बताए चले जा रहे हैं कि चार्ज कभी विरामावस्था में है, कभी गति की अवस्था में है। तो चार्ज क्या है इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब अगर हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें सीधे सीधे दिखाई देता है कि आवेश जो है वो किसी पदार्थ का गुण है, जिस गुण के कारण वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है। यानी आवेश क्या है? आवेश कोई वस्तु या व्यक्ति या कुछ और भी चीज़ नहीं है। आवेश जो है वो सिंपली एक किसी भी पदार्थ का गुण हो सकता है। जैसे पदार्थों के गुण होते हैं, उनमें जड़त्व का गुण होता है, सभी पदार्थ स्थान गिरते हैं, सभी पदार्थों में द्रव्यमान होता है। तो जितने सारे गुण होते हैं उन्हीं एक गुणों में से एक गुण और है जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। इस गुण में क्या होता है कि पदार्थ जो होता है वो वस्तुओं को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। अब ये तो हमने परिभाषा के आधार पे समझ लिया कि क्या होते हैं आवेश। अगर आवेश को अब और समझना चाहें तो इसे हम एक दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे किसी मूवी का कोई हीरो होता है, उसी हीरो पर पूरी की पूरी मूवी फरमाई गई होती है, हर जगह उसी की बात होती है। तो यहाँ पर भी जो आवेश है, विद्युत आवेश, हालांकि ये तो किसी वस्तु का गुण है, प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर हम विद्युत आवेश को एक हीरो की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो ये पोर्शन है, विद्युत क्षेत्र तथा मैग्नेटिज्म वाला, इसमें पूरे जगह आपको चार्ज के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। कहीं पे चार्ज रेस्ट में होगी, कहीं पे मोशन में होंगे। तो विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश इस पूरे मूवी का हीरो है, यानी जो कुछ भी करेगा ये आवेश ही करेगा।
अब हमने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक हो रहा था, तो वहाँ पर भी चार्ज का नाम आया था, आवेश का नाम आया था, बताया गया था कि आवेश रेस्ट में है या फिर आवेश जो है वो मोशन में आ गया। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे यही मतलब था कि पहले जो आवेश है वो चुपचाप बैठा हुआ था, अगर उसे बाहर से कोई एनर्जी मिल गई या फिर किसी भी एक्सटर्नल काज की वजह से, कोई भी बाहरी कारण की वजह से वह मूव करने लगा, तो वही चार्ज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना रह करके इलेक्ट्रोडायनेमिक में आ गया। यानी वही चार्ज जो है वो रेस्ट में पहले था, अब वो रेस्ट में ना रह करके मोशन में आ गया। तो हम आवेश को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण है, इससे आवेश को समझाया गया है। यानी कि जितने भी हमने पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ा था, उससे उसी तरह ये भी एक पदार्थ का ही गुण होता है। अब चार्ज को समझने के लिए हमने बताया कि जो चार्ज होता है यानी कि विद्युतावेश होता है, वह किसी भी पदार्थ का गुण हो सकता है। अब इसके पहले मैंने क्लास 9th में पढ़ाया था कि वहाँ पर पदार्थ के 3 गुण होते हैं या 4 गुण होते हैं। वहाँ पे गुणों का अध्ययन किया गया था जब मैटर वाला चैप्टर चल रहा था तब। तो उसमें ये बताया गया था कि कोई भी पदार्थ होते हैं उनमें जड़त्व का गुण होता है, वो उनमें द्रव्यमान होता है, वो सभी के सभी भार भी होता है उन सब में, सभी के सभी स्थान भी घिरते हैं। तो ये सब तो थे, तो इनके आधार पर भी हम बता सकते थे, पदार्थ को परिभाषित कर सकते थे। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि हमें यहाँ पे आवेश लेना पड़ गया। बिना आवेश के भी तो हमारा काम चल सकता था। इसके पहले तो हमने कभी आवेश के बारे में नहीं सुना, ठीक। लेकिन ऐसा हमको लगता है कि हमने आवेश के बारे में नहीं सुना। हमने जब पदार्थ चैप्टर पढ़ा था उसके बाद ही परमाणु चैप्टर आया था। तो परमाणु में आपको बताया गया था कि ये आपका अगर नाभिक है तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं। तो क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? ये तो कोई वस्तु नहीं है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो हम लोग बहुत पहले से ही जान रहे हैं। इनका आवेश भी बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ठीक है। तो आवेश के बारे में हम लोग जानते तो थे कि इतना इसका चार्ज होता है, इतना इसका आवेश होता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से हम नहीं समझ पाए थे कि क्या होता है। तो आज हम चार्ज को समझते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि न्यूटन ने अपनी ग्रेविटेशनल लॉ में बताया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम में, तो उन्होंने वहाँ पे ये बताया था कि अगर 2 मैसिव बॉडी हैं, जैसे एक ये बॉडी है, इसका द्रव्यमान m1 है, कोई दूसरा है इसका m2 है, और इन्हें अगर एक निश्चित दूरी r पर रखा गया है तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है। वह बल क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², यानी जो डिस्टेंस होता है उसके। तो यहाँ से हमने देखा था कि अब प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r², प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा gm1 m2/r², ठीक। तो हमारा यहाँ से भी काम हो सकता था, सिर्फ द्रव्यमान को लेकर के हम स्टडी कर सकते थे। अगर किसी पदार्थ के गुण के बारे में हमको जानना ही था तो कितना बल लग रहा है उसके बीच में, तो इसको तो हम उस द्रव्यमान से भी जान सकते थे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बल निकाल सकते थे। लेकिन कूलम्ब ने ये देखा कि जब हम किसी पदार्थ के अगर 2 पदार्थ हैं अलग अलग द्रव्यमान के या फिर एक ही द्रव्यमान के हैं, उनको कुछ दूरी पर रख दिया गया, तो उससे जो बल आ रहा है वो कुछ दूसरा आ रहा है, और जितना होना चाहिए एक्चुअल में उतना नहीं आ रहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे द्रव्यमान के अलावा कुछ और फैक्टर है जो यहाँ पे बल को बदल दे रहे हैं। वो क्या है? तब उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पर कुछ और भी होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाते हैं। तो कूलम्ब ने न्यूटन के नियम में कुछ संशोधन भी किए, उसको हम आगे पढ़ेंगे कूलम्ब के नियम टॉपिक में। तो अभी हम देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। जैसे चार्ज के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि चार्ज क्या है, आवेश जो है।
आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण हो सकता है किसी दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे। अब आकर्षण हो गया या प्रतिकर्षण हो गया, उसके अलावा आप लोग एक और चीज़ जानते हैं, घर्षण। घर्षण के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो घर्षण में क्या होता है? घर्षण में बताया जाता है कि जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के सतह पर फिसलती है या फिर किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु को रगड़ने पर जो वहाँ पे एक होता है, वह बल हमारा क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। घर्षण भी तो किसी को आकर्षित कर रहा है। जैसे सड़क पे साइकिल चल रही है तो ब्रेक लगाने पे साइकिल रुक जाती है, तो ब्रेक लगने पर क्या हो रहा है कि सड़क के परत के बीच और साइकिल के पहिए के बीच एक बल कार्य कर रहा है जिसको हम घर्षण बल का नाम देते हैं। तो आवेश में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो आवेश में भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का अगर गुण है तो वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ का गुण जिस गुण के कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है तो वो हमारा आवेश कहलाता है। अब आवेश के प्रकार की तरफ हम देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेज, ये क्या होता है? तो इनमें दो टाइप्स बताए गए हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश। तो अब ये नाम क्यों पड़ गया कि धन आवेश है, ऋण आवेश है? इसको अपने मन से ही नाम दे दिया गया था कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को पहले वाले को ही धन आवेश बोला जाए, पहले वाले को भी ऋण आवेश बोल दिया जा सकता है, दूसरे वाले को भी धन आवेश बोला जा सकता है। तो यहाँ पर धन आवेश और ऋण आवेश दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब धन आवेश में क्या क्वालिटी होती है, उनका क्या गुण होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ऋण आवेश का क्या गुण होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब अगर आवेश के प्रकार के बारे में हम बात करते हैं तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसा आप पहले देख चुके हैं। तो पहला होता है धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। अब इसके बारे में हम कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या होते हैं, इसमें फिगर बना करके भी बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि धन आवेश कोई वस्तु अगर है तो उसको हम धन आवेशित तब कहेंगे जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और अगर उसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी न होकर के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु ऋण आवेशित हो गई। अब ये क्या हो रहा है? ये तो एकदम अपोजिट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो धन आवेश कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो ऋण आवेश कह रहे हैं। इसका क्या सेंस है, इसको भी हम समझते हैं। तो एक दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लेकर के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो व्यक्ति हैं, ठीक, दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। तो ए के पास मान लो कि बहुत ढेर सारे पैसे हैं, हम मान के चलते हैं कि उसके पास 100 रुपये हैं, और जो बी है, बी के पास कुछ भी नहीं है, 0 बैलेंस है, वो इस समय बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। ये दोनों के दोनों दोस्त हैं। अब क्या होगा कि ए अगर अपना कुछ पैसा बी को देना चाहे, ये सोच रहा है कि मेरा ये दोस्त है, ये बहुत गरीब है, दोनों कहीं घूमने गए हुए हैं, ए के पास बहुत पैसा है लेकिन बी के पास कुछ भी पैसा नहीं है। अब ए सोच रहा है कि मैं कुछ अपना पैसा अपने पास से इसको दे दूं तो ये भी अच्छे से घूम फिर सकता है, कुछ भी खा पी सकता है। तो अब ए क्या करेगा, ए ने इसको कुछ पैसा दे दिया। मान लो कि ए ने अपना 20 रुपये अपने पास से निकाला और बी को क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, यानी बी को उसने दे दिया। अब क्या हुआ कि ए के पास जो था पैसे की कमी हो गई। हालांकि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो उतने पैसे में बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जितना पैसा उसके पास पहले था उससे कम हो गया। अब क्या हुआ, बी के पास थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए, ठीक। तो इसे हम एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम यहाँ पे पैसे का एग्जांपल ना लेकर के किसी खाने पीने वाली वस्तु का एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा बच्चों को समझ में आता है। जैसे मान के चलते हैं कि ए के पास 100 चॉकलेट है, ए का बर्थडे है, ए को 100 चॉकलेट उसके बर्थडे गिफ्ट में मिले हैं, कई सारे दोस्तों ने दिए हैं। अब बी भी उसका दोस्त है, लेकिन बी का बर्थडे तो है नहीं कि बी को कोई देगा। तो ए के पास जब ज़्यादा चॉकलेट है तो ए सोचेगा कि चलो हम किसी को अपने चॉकलेट नहीं देंगे, लेकिन उसी टाइम बी जो है, बी पास में बैठा हुआ है, तो ए तो सोचेगा कि मुझे ना देना पड़े, लेकिन फिर भी दोस्त है तो देना तो पड़ेगा ही। तो ए ने क्या किया, अपने 20 चॉकलेट उठा के बी को दे दिया, ठीक। अगर उसने एक भी चॉकलेट उठा के बी को दिया, 20 की तो बात छोड़ दीजिए, अगर एक चॉकलेट भी उसने दे दिया तो उसके पास तो कमी हो गई,
100 में से कितने ही उसके पास बचे, 99 चॉकलेट बचे। अब उसके पास एक चॉकलेट की कमी हो गई ए के पास, और बी के पास क्या है, एक चॉकलेट अधिक आ गया। ठीक, तो अब ए के पास तो कमी हो गई, लेकिन जो बी है वो क्या करेगा कि बी के पास थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, यानी कुछ भी नहीं था, जो उसके पास एक चॉकलेट आ गया, तो बी खुश होकर के ए को बोलेगा कि चल भाई तू बहुत अच्छा है, तूने तो मुझे एक चॉकलेट दे दिया। तो क्या हो रहा है कि ए के पास यहाँ पे जब कमी हो रही है लेकिन उसने काम अच्छा किया है, इसलिए उसको यहाँ पे हम धनी बोल देंगे। बोलते हैं ना कि देने वाला जो होता है वो धनी होता है। तो ए ने बी को दिया इसलिए ए धनी हो गया, और एक्चुअल में क्या हुआ कि उसके पास कमी हो गई, एक चॉकलेट की उसके पास कमी हो गई, लेकिन उसने बी को दिया। उसने बस अपने बारे में नहीं सोचा, अपने दोस्त के बारे में भी सोचा, तो इसने क्या कर दिया कि बी को भी दे दिया। तो अब जब ए ने बी को दिया तो ए के पास तो कमी हुई, लेकिन क्या हुआ, वो धनी हो गया, यानी कि ए पर धन आवेश आ गया। ठीक, अब बी के पास क्या था, बी के पास तो पहले से ही ऑलरेडी कमी थी, लेकिन अब उसने एक ए से ले लिया, तो अब उसके पास पहले की तुलना में अधिकता हो गया चॉकलेट का। जो पहले उसके पास एक भी चॉकलेट नहीं था, उसके पास एक चॉकलेट आ गया, या हो सकता है ए और भी अच्छा हो तो उसको 10-20 चॉकलेट और दे दे। तो बी के पास अब क्या हो रहा है, बी के पास अब चॉकलेटों की अधिकता हो रही है। तो अब बी क्या कहलाएगा, बी जो है वो हमारा ऋणी कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो चॉकलेट उसने खुद के तो नहीं खरीदे, उसने किसी से लिया। अगर ये पैसे वाली बात होती तो बी को पैसा चुकाना पड़ता, बी उधार लेता ए से। तो क्योंकि बी के पास अभी भी कर्ज बना हुआ है, इसलिए बी जो है वो हमारा ऋणी कहलाएगा, लेकिन उसके पास क्या हुआ कि चॉकलेटों की अधिकता हो गई। अब अगर हम इसी को इलेक्ट्रॉन के माध्यम से समझते हैं, तो अब क्या है कि ए के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, बी के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। दोनों को अगर नेचर में एग्जिस्ट करना है तो दोनों को बैलेंसी का ध्यान रखना होगा। इसलिए क्या करेगा कि ए जो है अपना इलेक्ट्रॉन उठा करके बी को दे देगा, तो बी के पास भी इतने इलेक्ट्रॉन मतलब सफिशिएंट मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब ए क्या हो जाएगा, ए पर धन आवेश आ जाएगा और बी पर हमारे ऋण आवेश। अब अगर हम NaCl का एग्जांपल लेकर के चलते हैं तो देखते हैं कि जो सोडियम है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 11 होती है, यानी कि बाहरी कक्षक में उसके 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। और जो क्लोरीन होता है उसके बाहरी कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इन दोनों को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अब हालांकि सोडियम के पास तो अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो इसके पास 8 होगा। लेकिन क्लोरीन है, जो क्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाता है तो ये अपना अष्टक आराम से पूरा कर सकता है। इसलिए क्या करेगा, एक सोडियम से रिएक्शन करके 1 इलेक्ट्रॉन इसे ये ले लेगा, और जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास 8 हो गया, इसके पास 10 ही बचे। तो अब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई ना, अगर कमी हुई तो इसके ऊपर धन आवेश आया, और अगर इसमें अधिकता हुई तो इसके ऊपर ऋण आवेश आया। इसको ऐसे भी समझा जाता है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ रहे हैं। जैसे हम कंघी को लेकर के अपने बालों पर रगड़ रहे हैं, तो कंघी जो है वो आवेशित हो जाता है, या हमारे बाल आवेशित हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे बालों से निकल के कंघी पे आ गए, या ये कह सकते हैं कि कंघी पर से इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे बालों पे आ गए। और जिससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या जिस पर भी जाएंगे, उसके आधार पे वहाँ पे आवेश को बताया जाएगा। अगर बाल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो बाल धनावेशित होगा, और अगर कंघी में से निकल रहे हैं तो कंघी धनावेशित होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आवेश का कॉन्सेप्ट। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।